in our previous class we have studied about the diagrammatic presentation. ठीक है, एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ये देखा था, सबसे पहले उसकी मीनिंग पढ़ी थी कि व्हाट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, किसे कहते हैं, एंड उसके बाद यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. इट मीन्स दैट कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का क्या क्या यूज होता है, क्या क्या उसकी यूजफुलनेस है और क्या क्या उसके एडवांटेजेस है. ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस सारे क्लास में पढ़ा था. तो अगर यूटिलिटी और एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी. कि डायग्राम्स अट्रैक्टिव होने चाहिए, इंप्रेसिव होने चाहिए, पहली पॉइंट. फिर इजी टू रिमेम्बर, डायग्राम्स सिंप्लीफाई दी डेटा. एंड और किसी को कोई पॉइंट याद है आप में से, कोई बताना चाहेगा और क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे हम लोग मैम, एडवांटेजेस एंड provide more provide more provide information more than tabular information than table. tabular table. Exactly, very good. Provide more information than the tabular presentation. Save time. Very good. और बताइए, एनीथिंग एल्स? हाँ मैम, easy to मैम, इजी understand. टू अंडरस्टैंड. बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड हो गया. और जो मेन हम लोग डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है, हमारा कौन सा काम बहुत इजी हो जाता है? रिमेम्बर. रिमेम्बर तो ठीक है, वो भी इजी हो जाता है, सही बात है. उसके अलावा अगर हमें किसी दो डेटा के बीच में कंपैरिजन करना होता है ना, कंपैरिजन स्टडी जो है वो बहुत ही यूजफुल बना देता है, बहुत इजी बना देता है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल बना देता है. एंड लास्ट पॉइंट ये थी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है. मीन्स हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो यूनिवर्सली हर जगह पे एक सेम टाइम से, सेम पैटर्न से जो है ड्रॉ किया जाता है. यानी कि उसको हम किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह पे, हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता कि कहीं पे किसी और तरीके का चलता है, कहीं पे किसी और तरीके का. ठीक है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है डायग्राम से. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक है कि जनरल गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. डायग्राम्स के एडवांटेजेस समझ लिए हम लोगों ने. अब उसके डायग्राम्स को ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने से पहले उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, मतलब उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है उसके, है ना. उन जनरल गाइडलाइंस क्या है डायग्राम्स के, कि देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन किया, किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन करोगे चाहे वो कुछ भी होगा, तो एक सुइटेबल एप्रोप्रिएट टाइटल देना बहुत ही जरूरी होता है. ठीक है, कोई कभी भी आप किसी चीज का प्रेजेंट करो, अब जैसे आप अपनी नोटबुक ही बनाए हो, अपने आपके पास 5 अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अलग-अलग आपने नोटबुक बनाई है. तो अगर आप उस नोटबुक पे उसका सब्जेक्ट नहीं मेंशन करोगे तो क्या आप खुद भी पहचान पाओगे ये पर्टिकुलर नोटबुक किस सब्जेक्ट की है? नहीं पहचान पाओगे, है ना. एक बार-बार जो है इसको खोल के देखना पड़ेगा कि उसमें कौन से चैप्टर लिखे हैं, फिर आप याद करोगे अच्छा ये चैप्टर तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, ऐसे याद आएगा. तो इसीलिए क्या होता है ना, किसी भी चीज को अगर हम प्रेजेंट करते हैं या उसको दिखाते हैं तो उसका टाइटल बहुत ही मस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टाइटल मेंशन करना. आफ्टर दैट टाइटल, एक हेडिंग या टाइटल दी जाती है जो कि उस जो भी डायग्राम बना रहेगा ना उसके थीम से मैच होनी चाहिए. ये नहीं कि आप डायग्राम जो बनाए हो वो बच्चों के मार्क्स के ऊपर बनाए हो और उसका टाइटल दे रहे हो वेट ऑफ द स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं होगा. आपने वेट का डायग्राम बनाया होगा तो वेट टाइटल दोगे, मार्क्स पे बनाया है तो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर, ऐसा कुछ टाइटल देना होगा. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, ये लिखा है ना, बहुत ही सिंपल, क्लियर, प्रिसाइज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए डायग्राम. कभी भी हम अगर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका टाइटल जो है बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा, इजी लैंग्वेज में और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब ऐसा कि उसको पढ़ के समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर जो है डायग्राम है किस चीज का. देन साइज पे आते हैं. अगर हम साइज की बात करेंगे तो डायग्राम की जो साइज होती है ना वो क्या होती है, बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोई भी डायग्राम को प्रेजेंट. देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं. तो जैसे भी हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, डायग्रामेटिक मेथड यूज कर रहे हैं, तो साइज बहुत ही मैटर करता है. ठीक है, प्रेजेंट करने का
प्रेजेंट करने का यही तरीका होता है कि कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दिखने में वो लुक कैसा दे रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया है कि समझने में दिक्कत आए। तो साइज जो है वो अवेलेबल जो भी स्पेस होती है उतने में ही हमें एडजस्ट करके, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा ना बन जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, सिंपल सा, क्लियर सा और एक लिमिटेड साइज के अंदर हमेशा हमें ड्रॉ करना चाहिए किसी भी डायग्राम को। ओके बहुत ही लार्ज, एक बात याद रखो, साइज में जो डायग्राम है वो नाइदर टू लार्ज नॉर टू शॉर्ट, ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, और क्या गाइडलाइन बताइए कि पर्पस बिटवीन, प्रोपोर्शन बिटवीन द विड्थ एंड हाइट। देखो मैंने कल जो है आप लोगों को समझाते टाइम कुछ रफली जो है ग्राफ बनाए थे और बार डायग्राम बना के समझा रही थी, है ना, रफ में बना रही थी, और मैंने कहा था कि इस तरीके से डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बनाते हैं जैसे मैं यहाँ बना के समझा रही हूँ, ये तो बहुत ही रफ है। और क्या बोला था कि हमेशा उसकी लेंथ और उनकी जो जो बार है, ये जो बार हम लोग बनाते हैं रेक्टेंगुलर बार, इसकी लेंथ तो जो है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, बट इसकी जो भी ये विड्थ है, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, एक डायग्राम में जितना भी बार बनाओगे आप सबकी विड्थ एक बराबर की रखोगे, समझे। अगर आप ग्राफ वाली कॉपी यूज कर रहे हो, ग्राफिकल नोटबुक यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको अभी बनवाऊंगी इस तरीके से, मैं दिखाती हूँ। चलो इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में तो नहीं होगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ देखो एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम में जो ये ग्राफ है, ग्राफ के बाद ये जो 0 से फिर ए बी सी, ये ए के बीच में और बी के बीच में जितनी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है बीच में, वही डिस्टेंस इक्वल ही सी, बी और सी के बीच में भी होनी चाहिए, वही सेम डिस्टेंस सी और डी के बीच में भी होनी चाहिए, वही सेम डिस्टेंस डी और ई के भी बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तभी एक डायग्राम एक अच्छा डायग्राम कहलाता है, अदरवाइज आपका डायग्राम आपकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा और वो एक अच्छा डायग्राम नहीं कहलाएगा। और इनके डिस्टेंस तो सेम, देखो 0 से किसी फर्स्ट बार के बीच में जितना डिफरेंस है, यही सेम आपको आगे 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 भी मेंटेन करते चलना है, ठीक है, यही वहां पे बोल रहा है। और दूसरी बात ये कि ये बार की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, ब्रेथ हम जिसे कहते हैं, इस बार की ब्रेथ दूसरे वाले बार की ब्रेथ के भी बराबर होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक बार जो है वो इतना डिस्टेंस का है, यहाँ पे इसकी विड्थ है, और दूसरा वाला जो है आपकी जगह कम थी तो आपने इस तरीके से बना दिया, है ना। उसके बाद आप देख रहे हो बहुत ज्यादा जगह है तो आप इस तरीके से बना रहे हो, तो ऐसा डायग्राम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही रूल के अगेंस्ट है। और एक एक इसको हम डायग्राम में काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है, ये डायग्राम होता ही नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस डायग्राम्स कैसा होता है, जो उसके रूल बनाए गए, जो उसका पैटर्न होता है, हमें उसी पैटर्न से मतलब हर बार की विड्थ एक बराबर की होनी चाहिए, और हर बार के बीच में डिस्टेंस इक्वल 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 होना चाहिए, ठीक है। आप अगर ग्राफ कॉपी देखे होंगे अपनी, तो ग्राफ की कॉपी में क्या होता है कि जो उसमें स्क्वायर्स बने होते हैं, बॉक्स बने होते हैं, हर बॉक्स एक दूसरे के बराबर के डिस्टेंस पे होता है, 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, क्योंकि एक ग्राफिकल नोटबुक में क्या होता है, जितना भी बॉक्स बना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, क्यों, कोई भी अगर आप ग्राफ उठा के देख लो तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आई प्रोपोर्शन के बारे में, हाइट एंड विड्थ। और जो है प्रोपोर्शन की अगर बात करते हैं, तो जो हाइट होती है बार की, वो हमारा वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे होता है। अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है क्या, एक्स एक्सिस। तो हाइट हम जो है वाई एक्सिस पे शो करते हैं, और जो विड्थ है यानी चौड़ाई, देखो आप इस बार की जो हाइट है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दिखाओगे, जैसे यहाँ पे मान लो 50 आया, यहाँ पे 25 आया था, और उसकी विड्थ जो है यानी इसकी जो चौड़ाई है वो आप उसके एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग दिखाओगे। ये चीजें तो बेसिक है, ये आप पहले बचपन से ही करते आ रहे हो, आपको पता ही होगा। फिर स्केल की बात करते हैं। देखो स्केल का मतलब होता है जब भी हम, शो यू,
जब भी हम किसी भी ग्राफ के अंदर इनका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन में 6 ईयर्स दिए थे, 2006, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ था, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और हमने देखा ना कि यहाँ पे मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 25, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 375। इसका मतलब है हमें जो भी ग्राफ बनाना है वो मिनिमम 25 है, तो 25 से स्टार्ट होना चाहिए, या 25 तो आना चाहिए, लेकिन एक बराबर की डिस्टेंस रखते हुए हमें इतना बनाना है कि हम 375 तक पहुंच जाए या उसके आगे तक पहुंच जाए। ठीक है, तो 375 तक अगर हमें पहुंचाना है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर हमने 25 से स्टार्ट किया, क्योंकि मिनिमम जो वैल्यू 25 थी, तो 25, फिर 50, फिर अगर 25, अगर हमने यहाँ पे 25 के बाद अगर 0 से स्टार्ट करके 25 का डिस्टेंस लिया है, तो देखते हो फर्स्ट वाला डिस्टेंस 0 से 25 है ना, तो 25 अगर यहाँ डिस्टेंस लिया है, तो जैसे मैंने कहा था ना कि हर बार के बीच में एक बराबर 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 डिस्टेंस होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे भी बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। और ये जो मैंने बराबर डिस्टेंस बोल रही हूँ जिसको, उसी को इसके बुकिश लैंग्वेज में बोला जाता है स्केल। क्या बोला जाता है, स्केल। ठीक है, देखो अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसी चीज को हम स्केल बोलते हैं, और स्केल को हम लिख के भी दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे कि यहाँ पे ईयर लिया उसने 97 से लेके 98 तक का, उसके बाद यहाँ 0 से स्टार्ट करके 0 to 7000, सीधे 0 से कहाँ तक गया, 7000 का स्केल बना। और उसके बाद 7000, अगर यानी यहाँ 7000 की डिस्टेंस है, 7 का डबल क्या होता है, यहाँ पे भी 7000 का रहेगा, इसका मतलब 14, यहाँ पे भी 7000 का रहेगा, इसका मतलब 21, यहाँ भी 7000 यानी 28000। तो इस तरीके से यहाँ ये शो कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर जो है ₹7000 वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, 1000 जो है वो ₹7000 वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का था, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7000। फिर यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 7000, ये भी 7000। तो कहने का मतलब है स्केल जो होता है उसको हमें एक बराबर का लेना होता है हमेशा, मतलब स्केल हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। अगर हम 555 ले रहे हैं तो हर जगह 555 का डिस्टेंस लेना है। और ये स्केल को हमें अपने डायग्राम में साइड में अपर राइट हैंड साइड, ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड लिख के मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, सो दैट आपका जो भी इन्वेस्टिगेटर है या जो भी एनालिसिस करने आ रहा है, वो जब इस प्रेजेंटेशन को देखे तो उसको यहाँ पे पढ़ के समझ में आ जाए, अच्छा इसमें इन्होंने स्केल कितना लिया है, 7000 का लिया है, ओके, तो वो समझ जाएंगे कि ये सारे डिस्टेंस कितने के लिए है, स्केल है कितने, 7000 के। ठीक है, तो एक बात और हमें यहाँ पता चली कि स्केल को हमेशा लिख के मेंशन करके यहाँ दिखाना पड़ता है, स्केल हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, और और स्केल का कुछ रूल होता है कि कोशिश की जाती है ना, तो जैसे 5 का मल्टीपल्स जो होते हैं, 5, 10, 15, 20, या 10 के मल्टीपल्स हो गए, 10, 20, 30, 40, या 100 के मल्टीपल्स हो गए, 100, 200, 300, 400, उसी तरीके से 1000 के मल्टीपल, इन मल्टीपल्स का हम स्केल ज्यादा लेते हैं। और हम या तो इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 जितने भी इवन नंबर्स हैं, या 4 की टेबल अगर चला लेते हैं, ज्यादातर ये की जाती है कि इस तरीके के मल्टीपल्स को ही हम स्केल बनाते हैं। और हमें अवॉइड करना चाहिए अगर ऑड वैल्यूज लेने से। कौन सी वैल्यूज लेने से, ऑड वैल्यूज लेने से हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए कि 1, 3, 7 इस तरीके का स्केल हमें ना ही लेना पड़े तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप नहीं ले सकते वरना गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बट आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है जो अच्छा नहीं माना जाता है स्केल, इसलिए ऐसे बुक में भी लिखा है अवॉइड करना चाहिए। और आप जब खुद बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये नंबर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो है अगर हम ग्राफ पे बनाते हैं तो वो मैच नहीं कर पाता है इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि हमारा ग्राफिकल जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इवन नंबर के अकॉर्डिंग होता है।
तो इसीलिए ऑड नंबर लिखने में ही हमें हमें खुद ही बार बार काउंट कर करके लिखना पड़ेगा, इसलिए दिक्कत होती है। ओके, इज इट क्लियर? इतनी बातें समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये होता है ना कि देखो कभी कभी हम लोग ने जैसे कि एक ग्राफ पे सिंगल बार बनाते हैं, ठीक है, और मैंने कल एक एग्जांपल में आपको बताया भी था, कभी कभी क्या होता है कि एक ही बार में सिंगल ना बना के यहाँ अलग शेड कर दिया, यहाँ अलग जो है डिजाइन बना दिया। यानी एक बच्चा था, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा था जिसका नाम था रौनक, ठीक है, और इस रौनक के यहाँ जितने भी ऐसे ऐसे वाले मार्क्स वाले बार हैं, जितना डिस्टेंस है वो उसके इंग्लिश के मार्क्स शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन में बार दिख रहा है वो उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स शो कर रहे हैं, और यहाँ जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो उसके हिंदी के मार्क्स शो कर रहे हैं। तो एक ही बार में हम मल्टीपल डायग्राम भी बना सकते हैं, और एक ही बार में अगर हम मल्टीपल डायग्राम बनाते हैं ना तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या बोला जाता है? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते जब हैं तो हमें, अच्छा आपने बना तो दिया, बाद में पता कैसे चलेगा कि बताओ ये वाला डिजाइन कौन से सब्जेक्ट को शो कर रहा था या कौन सी चीज के डेटा को शो कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीजों को दिखाने के लिए कि कौन सा डेटा क्या हमें शो कर रहा है, हम एक इंडेक्स भी बनाते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे मैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम का एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। सब डिवाइडेड बार डायग्राम बना है, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन है, डॉटेड लाइन है, स्वीपिंग लाइन है, चेक बने हुए हैं। तो देखो कौन सा चीज क्या शो कर रहा है ये दिखाना पड़ता है हमको इस तरीके से एक इंडेक्स बना के। इसी को कहते हैं क्या? इंडेक्स। मीन्स कि ये जो स्लैंटिंग लाइन है वो फूड के डेटा को शो कर रही है, ये जो डॉटेड लाइन है वो क्लॉथ के डेटा को शो कर रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रेंट के डेटा को शो कर रही है। फिर जो है ये क्रॉस्ड लाइन है वो एजुकेशन को, और बाकी जो ब्लैंक है वो मिसलेनियस शो करिए। तो इस तरीके से जब भी आप बनाओगे डायग्राम तो आपको अलग से इंडेक्स पे लिख के दिखाना पड़ेगा, या आपने अपने मैप में भी देखा होगा। जैसे आप ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में जब मैप पढ़ते थे तो मैप में क्या होता था, कहीं रेलवे लाइन बनी होती थी तो उसके लिए एक ऐसे ऐसे ये पट्टी जैसे बन जाता था, रिवर जहाँ फ्लो करती थी वहां पे रहता था, और जहाँ पहाड़ होते थे तो वहां पे ऐसे रेक्टेंगल बना देते थे, और एक इंडेक्स में अलग से लिख के दिखाते थे बॉक्स में। देखा है फिजिकल मैप में या पॉलिटिकल मैप में इस तरीके से बन के दिखाता था। हाँ मैम अगर जैसे मैथ्स और इंग्लिश दोनों में हमारे दोनों मार्क्स है तो इंडिविजुअल बार कैसे शो करेंगे? अगर हमारे इक्वल बार है तो इक्वल इंडिविजुअल में जब बनाना होगा, अगर आपका टाइप इंडिविजुअल वाला रहेगा तो आप शो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, दोनों को इक्वल दिखा दो। फिर जब आपका एनालिसिस होगा तो आप बताओगे कि इन दोनों में इक्वल मार्क्स आए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर एक ही बार में शो करना है तो वो किस तरीके से होता है ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से होता है कि एक ही बार में अलग अलग सब्जेक्ट दिखाने होते हैं, जिसको मैंने अभी सब डिवाइडेड बताया। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। यही बोल रही हो तुम लोग कि कुछ और पूछ रही हो? मुझे समझ नहीं आया तो फिर तुम्हारी बात। मैम एक ही मतलब एक ही बार ग्राफ में कैसे शो करेंगे? ये जिस तरीके से बनाया ना कि एक ही में इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है और मैथ्स का भी मार्क्स है। यस मैम, लेकिन अगर मैम दोनों के मार्क्स इक्वल है हिंदी और इंग्लिश तो चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो सब तरीके से शो कर लेंगे। कैसे शो करेंगे जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी क्या बताएं, अभी हम लोग को ये पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो उस टाइम बना जब मैं समझाऊंगी तब बताऊंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे एक को बहुत ज्यादा मार्क्स दे दो, एक में बहुत कम मार्क्स हो, या दोनों में इक्वली वैल्यू हो, कोई मतलब नहीं है। हमें बनाना हर तरीके से हम लोग बना सकते हैं, इजी होता है। फिर है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। ये एक नेसेसिटी भी होती है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें उसको क्या करना चाहिए, बहुत गंदा नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम जो है एक छोटे सी जगह में बहुत ज्यादा चीजें खचा वचा के नहीं लिखनी चाहिए, अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन करें अपना। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो डायग्राम्स जो है वो एक्यूरेटली ड्रॉ होने चाहिए प्रॉपर स्केल में, इसीलिए स्केल बहुत मैटर करता है, स्केल जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
हम अगर 5-5 का डिस्टेंस ले रहे हैं तो सबका स्केल एक बराबर जैसा होना चाहिए, ठीक है, सो दैट हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी आराम से कर सके, अट्रैक्टिव लगे और उसकी कंपैरेटिव स्टडी आराम से कर सके। सिंप्लिसिटी की बात की जाए तो डायग्राम्स एक ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि कोई एक लेमैन जानते हो किसे कहते हैं? किसी को पता है लेमैन किसे कहते हैं? ये मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था। नहीं पता? एक लेमैन की लैंग्वेज में, मतलब लेमैन पता है किसे बोलते हैं? जब कोई कॉमन इंसान, ऐसा इंसान जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, एक कोई भी कॉमन एक आम आदमी, उसको भी समझ में आ जाना चाहिए देख के। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है और बनाना है कि कोई एक लेमैन होगा, यानी कोई एक आम नागरिक होगा जिसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है या ये सब ज्यादा जानता नहीं है इस गाइडलाइन के बारे में या कैसे बनाया जाता है, लेकिन उसे भी ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। इस तरीके से हमको सिंपल बनाना है, सिंप्लिसिटी रखनी है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डायग्राम जो है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स के जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, डायग्राम जो है वो कई टाइप्स के बनाने हैं हमें। कुछ हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरीके से सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड है, परसेंटेज है, ब्रोकन स्केल है, डेविएशन बार डायग्राम है, अलग अलग डायग्राम्स होते हैं। तो कौन सा डायग्राम किस जगह पे सुइटेबल होगा, ये सिलेक्शन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। उसके अकॉर्डिंगली हमको पहले जो भी हमारा डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें पहले एक अच्छे से सिलेक्शन करना चाहिए और फिर हमें उसको प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ये बातें समझ में आई आपको?